हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 11, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन ये लेसन नंबर हम शुरू कर चुके हैं। कुछ पोर्शन हम लोग कर भी चुके हैं इसका पहले ही। आप लोग जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसी कड़ी में बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है आपका सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है यहाँ पे पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्व। ठीक है, अब पूर्ति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं बेटे? डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बेटे? बेटा पूर्ति के निर्धारक तत्व वे एलिमेंट्स होते हैं, वे चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ डिटर्मिनेंट्स क्या है, निर्धारक तत्व क्या होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी वस्तु की जो पूर्ति होती है उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। वे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। जैसे कीमत हो गया वस्तु की, अन्य वस्तु की कीमतें या फर्मों की संख्या, फर्म के उद्देश्य, ये सभी जो ये एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट्स हैं कहीं ना कहीं किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग इनको अब डिटेल में समझते हैं। क्या है ये? सबसे पहले क्या? वस्तु की अपनी कीमत। पहला क्या है? वस्तु की अपनी कीमत, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपको पता है कि जो वस्तु की जो अपनी कीमत होती है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे? अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हमें पता है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो विक्रेता होता है ऊंची कीमतों पर वस्तुओं की ज्यादा पूर्ति करेगा। अगर वस्तु की अपनी कीमत कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है बेटे अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें। अन्य सभी वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, अगर कोई फर्म कहीं ना कहीं एक से ज्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस करती है, ठीक है, अगर दूसरी वस्तु जिसको वो प्रोड्यूस करती है अगर उसकी कीमतें बढ़ जाएं, मान लीजिए कोई फर्म 2 वस्तुएं प्रोड्यूस करती है, अगर दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो पहली वस्तु है जिसकी कीमत नहीं बढ़ती है या स्टेबल रहती है। देखिए मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं, कोई आसानी समझ में आएगा। मान लीजिए वस्तु 1, वस्तु 2, इसकी कीमत भी 10 रुपए है और इसकी कीमत भी 10 रुपए है। हम लोग क्या देखते हैं, जो पहली वस्तु है अगर उसकी कीमत 10 रहती है और जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत बढ़कर कहीं ना कहीं 12 रुपए हो जाती है। बात समझ में आ रही है? दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं जो ये सेकंड वस्तु है, दूसरी वस्तु है, कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिटेबल हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति बढ़ेगी जिसकी कीमतें बढ़ी हैं, और जिस वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ी है ये फर्म के लिए कम लाभदायक हो जाती है, इसलिए इसकी पूर्ति फर्म घटा देती है। बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं जो अन्य सभी वस्तुएं कीमतें भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। कैसे? अगर मान लीजिए 2 वस्तुएं, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो फर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो इसकी पूर्ति तो बढ़ेगी, पर जो दूसरी वस्तु है जिसकी प्राइस अनचेंज रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये वस्तु क्या रहती है? फर्म के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं रहती, इसलिए फर्म इसकी पूर्ति को घटा देती है। ऐसी अगर हम लोग बात करें, अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, अगर इसकी कीमत 10 ही रहती है, अगर दूसरी वस्तु की कीमत 10 से घटकर 7 या 8 रुपए रह जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फर्म के लिए हानिकारक है। तो इसकी कीमत घटने से जो पहली वस्तु है उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए ये जो पहली वस्तु है ज्यादा लाभदायक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जो अन्य सभी वस्तुएं कीमतें हैं कहीं ना कहीं किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर जो दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पहली वस्तु की सप्लाई घट जाएगी, और अगर दूसरी वस्तु की कीमत घट जाती है तो पहली वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। उम्मीद है मेरे बेटे समझ में आ गया होगा। इसके बाद है फर्मों की संख्या। जैसे कि हम समझते हैं, अगर बाजार में किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाली, उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं बाजार में पूर्ति भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्मों की संख्या बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऐसे अगर बाजार में किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने वाली फर्मों की संख्या कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसके बाद क्या बेटे? फर्म के उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है? फर्म का उद्देश्य। देखिए, अगर कोई फर्म क्या चाहती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, लाभ को अधिकतम करना चाहती है, तो जब कीमतें ऊंची होंगी तभी पूर्ति ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है?
अगर फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो ऊंची कीमतों पर ही फर्म ज्यादा पूर्ति करती है, वरना पूर्ति कम ही करेगी। ठीक है, ज्यादा पूर्ति नहीं करेगी। पर अगर फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतम ना करना हो के बिक्री को अधिकतम करना है, सेल मैक्सिमाइजेशन की बात करती है, बिक्री के अधिकतम करने की बात करती है, तो ऐसी अवस्था में फर्म उसी कीमतों पर ही ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति करती है। क्यों? क्योंकि फर्म चाहती है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचकर लाभ को अधिकतम कर ले। बात समझ में आ रही है? यहां पर प्रॉफिट वैसे मैक्सिमाइज हो जाएगा। कैसे? जब फर्म अधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री कर लेती है। यानी कि जब फर्म का उद्देश्य सेल मैक्सिमाइजेशन करना रहता है तो बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है। पर अगर फर्म चाहती है उसका सिर्फ लाभ अधिकतम हो तो ऊंची कीमतों पर ही सप्लाई को बढ़ाएगी। उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन के साधनों की कीमत, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है यहाँ पे? उत्पादन के साधन क्या है? यहाँ पे उत्पादन के साधन मेरे बेटे वो साधन है जिनकी सहायता से आप किसी वस्तु को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम हो गया, कच्चा माल हो गया, बिजली हो गया। ठीक है ना? अगर ये साधन सस्ते हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फर्म की लागतें घट जाती हैं। जब फर्म की लागतें कम होती हैं तो सप्लाई भी बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? अगर उत्पादन के साधन सस्ते होंगे, उत्पादन के साधन क्या है? जिसकी सहायता से वस्तु को प्रोड्यूस यानी कि उत्पादन किया जाता है, अगर वो सस्ते होंगे तो कहीं ना कहीं फर्म की लागतें गिरेंगी, तो बाजार में जो वस्तु की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर उत्पादन के साधन महंगे होंगे, अगर उत्पादन के साधन महंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं फर्म की लागतें बढ़ जाती हैं। इससे बाजार में जो फर्म की जो वस्तु की पूर्ति है वो भी घट जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर बाजार में एक बेहतर तकनीक आ जाती है, अगर बाजार में किसी वस्तु को पैदा करने के लिए पहले के मुकाबले बेहतर तकनीक आ जाती है तो कहीं ना कहीं बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन है पहली टेक्निक के मुकाबले जो नई तकनीक है उससे सस्ता भी होता है और ज्यादा भी होता है, इससे पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके बाद है भविष्य में संभावित कीमत, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। देखिए, जिस वस्तु की अगर आप पूर्ति करते हो, अगर आपको लगता है भविष्य में इसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, भविष्य में ये वस्तु महंगी होने वाली जो हम आप बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में आप पूर्ति घटा दोगे, उसको स्टॉक कर लोगे, है ना? वर्तमान में पूर्ति घटाकर उसको भविष्य में ऊंची कीमत पर बेचना चाहोगे। ठीक है बेटा? अगर आपको लगता है कोई वस्तु भविष्य में सस्ती होने वाली है तो वर्तमान में जो भी कीमत है उसी कीमत पर आप उस वस्तु की ज्यादा पूर्ति करना चाहोगे। ठीक है बेटा? उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटे सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी होती है बेटा टैक्स और सब्सिडी की पॉलिसी, यानी कर और अनुदान की नीति। सरकार जब किसी वस्तु पर कर की मात्रा, टैक्स की मात्रा बढ़ा देती है, मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष कर की। अगर किसी वस्तु पर सरकार कर बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, वस्तु महंगी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में देखने में आता है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। कब कम होगी? जब सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, क्योंकि टैक्स लगाने से महंगी हो जाएगी, महंगी होने की वजह से बाजार में उसकी पूर्ति घट जाती है। ऐसा ही देखने में है अगर सरकार किसी वस्तु पर अनुदान देती है, सब्सिडी देती है, अगर सरकार किसी वस्तु को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अनुदान देती है, तो कहीं ना कहीं वस्तु की कीमतें कम हो जाती है, वस्तु सस्ती हो जाती है। ऐसी अवस्था में वस्तु की बाजार पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है मेरे बेटा? उम्मीद है मेरे बेटे प्रश्न समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है, अगर समझ में नहीं आए एक दो बार सुनेंगे आसानी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।